हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीसीएस 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है, दृष्टि आचार्य द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और यह टेस्ट नंबर 7 है, जिसके अंतर्गत हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इसी वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते लगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। और चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो कोशिश करिए कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें और देखिए आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और जिस भी सेक्शन से क्वेश्चन अगर ज़्यादा गलत हो रहे हैं, फिर से ना बन रहे हो, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए, उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट्स जो सॉल्व कर रहे हैं ज़रूर सॉल्व करते रहें। पर डे कम से कम एक प्रैक्टिस सेट तो ज़रूर सॉल्व करते रहें, ठीक है। और उसके साथ साथ इसमें देखिए जो आपके प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाते हैं, इसमें जीएस के साथ साथ करंट अफेयर वाले सेक्शन भी आपके कवर होते हैं, क्योंकि हर प्रैक्टिस सेट में 30 से 35 जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर के रहते हैं। तो उससे क्या है कि आपका करंट अफेयर वाला सेक्शन भी साथ में तैयार होता रहता है, तो इसलिए भी करें जो आपका प्रैक्टिस सेट्स है वो ज़रूरी है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत की देशांतरी और अक्षांशीय सीमा लगभग 20 डिग्री है। 82 हाफ पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय के लिए मानक मध्याह्न रेखा के रूप में जाना जाता है या फिर चुना गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा सही है। पहला जो है वो गलत हो जाएगा। पहला गलत क्यों है, क्योंकि दक्षिण सीमा बंगाल की खाड़ी जो 6.45 उत्तरी अक्षांश और उत्तर में 37.6 उत्तर तक विस्तृत है, अगर भारत के हम विस्तार की बात कर रहे हैं तो। और भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है लगभग 30 डिग्री है, ठीक है, ना कि 20 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री है। और उत्तर में दक्षिण, उत्तर से लेकर के दक्षिण छोर की जो माप है, इसकी जो वास्तविक दूरी है, अगर उत्तर से लेकर के जम्मू कश्मीर और नीचे कन्याकुमारी, इन दोनों की लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है, ठीक, 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की अगर हम बात करें, गुजरात से लेकर के जो आपका अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो ये 2933 किलोमीटर इसका विस्तार है, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है भारत के भौगोलिक सीमा की वह 3214 है। और पूर्व से पश्चिम जो इसका विस्तार है वह 2433 है। और इसका जो अक्षांशीय सीमा है भारत का, कुल अक्षांशीय सीमा, यह 20 डिग्री नहीं, लगभग 30 डिग्री के आसपास है, ठीक। तो पहला क्या है, गलत हो जाएगा और दूसरा आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। यह पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म समुद्री धाराओं की उपस्थिति है। इसके परिणामस्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप में सामान्य से कम या बहुत कम वर्षा होती है। कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपका सही है। एल नीनो के बारे में दोनों कथन सही है। देखिए जिस समय या जिस साल एल नीनो जो प्रभावी होता है, जिस साल एल नीनो प्रभावित होता है उस साल भारतीय मानसून जो है कमज़ोर हो जाता है, ठीक। और अगर जिस साल लानीना लानीना प्रभावित होता है, ठीक है, इस साल भारतीय मानसून जो है यह क्या होता है, मजबूत होता है, ठीक है। तो एल नीनो जो है यह भारतीय मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। और लानीना जो है, मतलब कह सकते हैं कि एल नीना जो है यह भारत में सूखा लाने के लिए जिम्मेदार है, और लानीना जो है यह भारत में बाढ़ लाने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। और एल नीनो की जो घटनाएं हैं यह पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू तट के पास जो गर्म समुद्री जलधारा है, समुद्री जलधारा के गर्म होने के कारण जो है इसका विकास होता है, ठीक है। जिससे मानसून जो है, जो भारत में जो हाई प्रेशर का विकास होता है, ठीक है, भारत में जो लो प्रेशर का विकास होता है और हिंद महासागर में हाई प्रेशर का विकास होता है, जहाँ से हवाएं जो हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, यह हवाएं भारत में न चल करके यही हवाएं जो हैं दूसरी तरफ मुड़ जाती हैं, ठीक है, जिससे भारतीय मानसून नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, ठीक। दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय जलभृत मानचित्र और प्रबंधन कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। जलभृतों का चित्रण और लक्षण वर्णन करने के लिए भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना का एक हिस्सा है। कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही हो जाएगा, पहला जो है
वह गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि राष्ट्रीय जल वृंत मानचित्र और प्रबंधन कार्यक्रम जो है यह केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, न कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक, तो पहला जो है वो आपका गलत हो जाएगा, दूसरा सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के गुजरता है? कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरता है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मणिपुर। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो यह भारत के टोटल कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरता है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़। ठीक है, इन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरता है। ठीक है, बाकी मणिपुर से नहीं गुजरता है, मिजोरम से होकर गुजरता है। ठीक, मिजोरम से, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या फिर अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत की म्यांमार के साथ सबसे लंबी जो सीमा है वह अरुणाचल प्रदेश की लगती है, अरुणाचल प्रदेश की। और इसकी अगर हम बात करें, इसमें अगर हम देखें तो भारत और म्यांमार की कुल सीमा जो है वह 1643 किलोमीटर है, 1643 किलोमीटर है। ठीक, और इसमें भी सबसे अधिक जो सीमा लगती है वह अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन टी। वायुमंडल की परतों के संदर्भ में, वायुमंडल की परतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पृथ्वी का ओजोन परत क्षोभमंडल में पाया जाता है। क्षोभमंडल की ऊंचाई पृथ्वी के ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर अधिक होती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरा सही है, पहला गलत है। ओजोन की अगर हम बात करें, क्षोभमंडल नहीं बल्कि पृथ्वी का जो क्षोभमंडल है पृथ्वी की सतह से औसतन लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, और इसकी जो ऊंचाई है ध्रुवों पर कम होती है, भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई अधिक होती है। और जो आपका ओजोन परत है यह क्षोभमंडल नहीं समताप मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, न कि क्षोभमंडल। ठीक, और देखिए ध्रुवों पर जो क्षोभमंडल की ऊंचाई कम और भूमध्य रेखा पर अधिक होती है, इसके पीछे रीजन क्या है? लेकिन ध्रुवों की अगर हम बात करें, ध्रुवों पर हाई प्रेशर और भूमध्य रेखा पर लो प्रेशर का विकास होता है। मतलब ये है कि ध्रुव जो है यहाँ पर हवाएं ठंडी होकर के नीचे बैठती हैं और भूमध्य रेखा पर हवाएं हल्की होकर के ऊपर जाती हैं। ठीक है, हवाएं यह जो नीचे बैठती हैं तो यह जो है क्षोभमंडल की ऊंचाई को नीचे कर देती है। मतलब क्षोभमंडल की जो कह सकते हैं कि ऊंचाई है वह ध्रुवों पर कम होती है। और भूमध्य रेखा यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ पर संवहनी धाराएं चलती हैं। ठीक है, संवहनी हवाएं चलती हैं, जिस कारण क्षोभमंडल की ऊंचाई ऊपर हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, दूसरा सही है, पहला जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना, कुछ कोयला क्षेत्र दिया गया है और वह किस राज्य में स्थित है उससे आपको सुनिश्चित करना है। ठीक है, बात करें अगर गिरिडीह की, गिरिडीह कोयला क्षेत्र जो है यह कहाँ पे है? गिरिडीह कोयला क्षेत्र है आपके झारखंड राज्य में, गिरिडीह कोयला क्षेत्र झारखंड राज्य में है। कोरबा कोयला क्षेत्र जो है यह छत्तीसगढ़ में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। रानीगंज की अगर हम बात करें, रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है यह है आपके पश्चिम बंगाल में, और सिगरौली कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 4-2-1-3, 4-2-1-3, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व मानसून बौछार फल फसल के लिए उपयुक्त सही ढंग से सुमेलित नहीं है? फूलों वाली बौछार ट्यूलिप फूल के लिए मतलब लाभदायक या फायदेमंद होता है, काल बैसाखी जूट के लिए, बारदोली छेड़ा चाय के लिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर अर्थात ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ठीक है, फूलों की बौछार ट्यूलिप के लिए नहीं है। ठीक है, फूलों की बौछार की अगर हम बात करें, इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती जो कहवा उत्पादक क्षेत्र हैं वहाँ मुख्य रूप से फूल खिलने लगते हैं, जिसे इस फूलों की बौछार भी कहा जाता है। और कहाँ पे आता है? मुख्य रूप से केरल वाले क्षेत्र में। ठीक, केरल वाले क्षेत्र में, ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा। बाकी काल बैसाखी या जूट उत्पादन के लिए, बारदोली छेड़ा चाय के लिए। ठीक है, बी और सी सही है, ये गलत हो जाएगा। भारत में चीनी उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी वह न्यूनतम मूल्य है जो चीनी मिलों को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएसीपी की सिफारिश के आधार पर किसानों को देना होता है। भारत ने 2023 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य संशोधित किया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा जो है गलत हो जाएगा।
देखिए अगर हम बात करें गन्ना पर जैसे जो खाद्यान्न फसल है इस पर एमएसपी लागू होता है, एमएसपी लागू होता है। लेकिन जो गन्ना है इस पर एमएसपी लागू ना होकर के इस पर एफआरपी लागू होता है, ठीक है, एफआरपी। पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा 2030 के बजाय 2025-26 में 2025-26 में जो एथेनॉल ब्लिंकन का लक्ष्य है, ठीक है, पेट्रोल में जो एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य है रखा गया है, ठीक है, ना कि 2030। स्टार्टिंग में पहले 2030 रखा गया था लक्ष्य, लेकिन संशोधित करके इसको 2025-26 बना दिया गया, ठीक है, 2025-26 कर दिया गया, तो दूसरा गलत हो जाएगा। सामुद्रिक विधि के अनुसार अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो अपनी आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक समुद्री भिमुख विस्तृत है। उच्च समुद्र में समुद्री भिमुख विस्तृत है। प्रादेशिक जल में 200 नॉटिकल मील की दूरी तक समुद्री भिमुख विस्तृत है, या फिर सन्निहित क्षेत्र से उच्च समुद्र तक समुद्री भिमुख विस्तृत है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपनी आधार रेखा से लेकर के 200 नॉटिकल मील तक किसी भी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। भूपर्पटी के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह प्रकृति में भंगुर है। महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में अपेक्षाकृत कम होती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। अगर हम बात करें भूपर्पटी की, यह पृथ्वी का सबसे बाह्य ठोस हिस्सा होता है, यह प्रकृति में भंगुर होता है। महासागरीय और महाद्वीपीय क्षेत्रों में जो भूपर्पटी की मोटाई है वो अलग अलग होती है। महासागरों में भूपर्पटी की जो मोटाई है महाद्वीपों की तुलना में कम होती है। महासागरीय भूपर्पटी की जो मोटाई है लगभग 5 किलोमीटर होती है, ठीक है, महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई लगभग 5 किलोमीटर, और महाद्वीपीय क्षेत्रों में भूपर्पटी की मोटाई लगभग 30 किलोमीटर होती है, ठीक। तो दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जल विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 2005 को लागू करने वाला पहला राज्य है? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। राज्य जल विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 2005 को लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम देखें उत्तर प्रदेश द्वारा इसे 2006 में लागू किया गया था, ठीक है, उत्तर प्रदेश ने इसे 2006 में लागू किया था। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के जलवायु विभाजन संबंधित अध्ययन का प्रयास किया था? HE ब्लैनफोर्ड, VP सुब्रमण्यम, BNC जॉनसन या फिर W कोपेन? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, HE ब्लैनफोर्ड द्वारा सर्वप्रथम भारत की जलवायु विभाजन से संबंधित अध्ययन का प्रयास किया गया था, ठीक, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इन्होंने 1889 में प्रयास किया था, ठीक, ऑप्शन ए सही है। एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम को किस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? हर घर जल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2009-10 में एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को लागू किया था, जिसका उद्देश्य 2027 तक 55 मिलियन हेक्टेयर वर्षा सिंचित भूमि को कवर करना था, और चीन के बाद विश्व का यह दूसरे सबसे बड़ा जल संभर कार्यक्रम था। इससे बड़ा जो जल संभर कार्यक्रम है चाइना में शुरू किया गया था, और उसके बाद जो है फिर भारत में इसकी शुरुआत की गई थी 2009-10 में की गई थी, जिसका टारगेट रखा गया था कि 2027 तक 55 मिलियन हेक्टेयर जो क्षेत्र है इसको कृषि सिंचित भूमि को कवर करने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से सॉल्व कर रहे हैं तो सारे कन्फ्यूजन को यहीं दूर करके जाइए, ठीक है, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए जिससे कि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो क्वेश्चंस में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? मेंटल के ऊपरी हिस्से को स्थलमंडल कहा जाता है। क्रोड बहुत भारी पदार्थों मुख्यतः निकिल और लोहे से बना होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। भूपर्पटी से परे जो आंतरिक भाग है इसको मेंटल कहा जाता है। मेंटल की अगर हम बात करें तो यह मोह असंबद्धता द्वारा अलग होता है, और मेंटल की जो कुल गहराई या कह सकते हैं कि इसका कुल जो विस्तार है मेंटल का लगभग 2900 किलोमीटर के गहराई तक जो है आंतरिक भाग में यह मुख्य रूप से यहाँ तक पाया जाता है। और मेंटल का जो ऊपरी भाग है इसको दुर्बल मंडल कहा जाता है, मेंटल के ऊपरी भागों को दुर्बल मंडल कहा जाता है।
और पृथ्वी की भूपर्पटी से लेकर के आंतरिक जो क्रोड है वहाँ तक अगर हम इसे विभाजित करते हैं तो इसे टोटल जो है 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और क्रूड 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक, और कभी कभी पूछ लेता है कि इनके बीच में जो इनको विभाजित करने वाली रेखा है, या पूछ लेता है कि किसके बीच में कौन सी रेखा पाई जाती है, किसके बीच में कौन सी पाई जाती है, तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट जो है, ठीक है, ऊपरा क्रस्ट और निचली क्रस्ट जो है, इसके बीच में कोनराड असमर्थता पाया जाता है। कोनराड असमर्थता पाया जाता है ऊपर का जो क्रस्ट है और नीचे का जो क्रस्ट है इसके बीच में। ठीक, अपर लोअर। उसके बाद जो है इसके नीचे मेंटल पाया जाता है। तो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में मोहु असमर्थता पाया जाता है। मोहु असमर्थता पाया जाता है अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रेपती असमर्थता पाया जाता है। ठीक, लोअर मेंटल और अपर क्रोड के बीच में, लोअर मेंटल और अपर क्रोड के बीच में, इसके बीच में पाया जाता है गुटेनबर्ग असमर्थता। ठीक है, गुटेनबर्ग असमर्थता, गुटेनबर्ग असमर्थता पाया जाता है अपर क्रोड और लोअर क्रोड के बीच में। लोअर क्रोड के बीच में पाया जाता है लेहमन असमर्थता। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसकी अगर हम बात करें भूपर्पटी से लेकर के नीचे क्रोड तक, इसमें जो पाया जाता है सियाल सीमा नीफे में इसे विभाजित किया गया है। सियाल सीमा और नीफे में विभाजित किया गया है। ऊपरी जो भूपर्पटी, इसमें मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है, मतलब मुख्य रूप से यह धातु पाए जाते हैं। जो सेकेंड परत आपकी मेंटल है, इसमें सियाल और मतलब सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। और जो आंतरिक परत आपका क्रोड है, इसमें जो आपका नीफे परत है, इसमें निकिल और फेरस, निकिल और फेरस की प्रधानता होती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी कौन है? मिश्रित ज्वालामुखी, मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्रोड या फिर बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पृथ्वी पर सबसे अधिक विस्फोटक जो ज्वालामुखी है उसे ज्वालामुखी कुंड कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ज्वालामुखी कुंड कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। सीसी कॉल्डर के अनुसार भारत में कितने वनस्पति क्षेत्र हैं? 5, 9, 8 या फिर 4? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 है। और इनके द्वारा जो भारत के वनस्पति क्षेत्रों की जो पहचान की गई थी, इसका जो विभाजन किया गया था 1937 में, 1937 में इनके द्वारा जो है इसका विभाजन किया गया था, जिसमें इन्होंने भारत की वनस्पति क्षेत्रों को 8 8 भागों में विभाजित किया था। ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है? नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान या फिर म्यांमार? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अफगानिस्तान की सीमा भारत के साथ जो है सबसे कम है। भारत की सीमा सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ लगती है, उसके बाद चीन के साथ लगती है, ठीक है, फिर पाकिस्तान, और नेपाल के साथ भारत की सीमा जो है यह लगभग 1751 किलोमीटर है, 1751 किलोमीटर है। और म्यांमार के साथ भारत की जो सीमा है यह 1643 किलोमीटर है, 1643। भूटान के साथ भारत की सीमा 699 किलोमीटर है। और अफगानिस्तान के साथ भारत की जो सीमा है वह लगभग 106 किलोमीटर है। तो भारत की सबसे कम सीमा, जो भारत जो सबसे कम बाउंड्री साझा करता है अफगानिस्तान के साथ, और सबसे अधिक साझा करता है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, बांग्लादेश के साथ, इसके साथ जो सीमा साझा करता है भारत, इसकी लगभग 4096 किलोमीटर इसके साथ सीमा साझा होता है। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। पश्चिमी घाट से उद्गमित होने वाली नदियाँ उदाहरण है किसकी? द्रुत ध्रुमागतिक अपवाह प्रणाली का, समानांतर अपवाह प्रणाली, जालीनुमा अपवाह तंत्र या फिर आयताकार अपवाह तंत्र? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह समानांतर अपवाह तंत्र का उदाहरण है पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है, समानांतर अपवाह तंत्र या अपवाह प्रणाली की बात करें तो यह लंबी भू आकृति वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं, जहाँ सतह पर एक स्पष्ट ढाल का विकास होता है। और यह नदियाँ जो होती हैं सतह की ढाल के अनुरूप समांतर रूप से विस्तृत होती हैं और पश्चिमी घाट से उत्पन्न होती हैं, जैसे गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा। यहाँ से उत्पन्न होने वाली नदियाँ जो है समांतर अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, जैसे अगर इसकी हम बात करें, इस क्षेत्र से जो नदियाँ उत्पन्न होती हैं यह ढाल का अनुसरण करती है। ढाल जो पश्चिम से लेकर के पूर्व की तरफ ढाल है, यहाँ से नदियाँ प्रवाहित होकर के बंगाल की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सभी जो है समांतर अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। ऑप्शन बी सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्राकृतिक पतन नहीं है? मुंबई, मर्मुगोवा, कोचीन या फिर चेन्नई। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चेन्नई बंदरगाह जो है यह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। चेन्नई प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। चेन्नई बंद की अगर हम बात करें, यह भारत का सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है और इसका जो निर्माण है 1859 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था और यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समुद्र तट या समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं है? घोघला समुद्र तट, तारक करली समुद्र तट, कोवलम या फिर थारंगमबाड़ी समुद्र तट। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। तारक कली समुद्र तट और कोवलम नहीं है, ये है थरंगमबाड़ी समुद्र तट। इसे जो है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त है। ठीक। और देखिए किसी भी जो बंदरगाह है या समुद्र तट है, किसी भी समुद्र तट को जो पारिस्थितिकी संकेतक ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र देने के लिए 33 मानदंडों का निर्धारण किया गया है, जिसको पूरा करने के बाद किसी भी समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया जाता है। और इसमें जो इसके जो विभाजक क्षेत्र जैसे पर्यावरण शिक्षा और जानकारी, स्नान की जल गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन, समुद्र तटों पर संरक्षण और सुरक्षा सेवाएं जो वहाँ पे कैसी मुहैया कराई गई हैं उसके अकॉर्डिंग जो है किसी भी समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया जाता है। और भारत की हम बात करें तो भारत की अब तक 12 सॉरी भारत के अब तक 12 समुद्र तट ऐसे हैं जिसे ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है, जिसमें शिवराजपुर गुजरात, घोघला दमन दीव, कासरगोड है कर्नाटक में, पदुबिंदरी समुद्र तट कर्नाटक, कप्पड़ केरल, रुसिकोड़ा आंध्र प्रदेश, स्वर्ण समुद्र तट उड़ीसा, राधानगर समुद्र तट अंडमान निकोबार, कोवलम तमिलनाडु और ईडन पुदुचेरी। इन समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। दूसरा और चौथा है ऐसे समुद्र तट है जिसको यह प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनित करना है। कुछ हिमनद हैं और यह हिमनद कहाँ पे स्थित है उससे सुनित करना है। ठीक है, बात करेगा चोराबाड़ी ग्लेशियर की। चोराबाड़ी ग्लेशियर जो है ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में है चोराबाड़ी ग्लेशियर। और जेमू हिमनद की बात करें, जेमू हिमनद है सिक्किम में। और रोंगबू के हिमनद की अगर हम बात करें, रोंगबू के हिमनद जो है यह है आपके तिब्बत में और नुब्रा हिमनद है लद्दाख में। ठीक है, नुब्रा हिमनद लद्दाख में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 3-2-1-4, 3-2-1-4। ठीक। बुग्याल क्या है? थार मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाने वाले रेतीली मरुस्थलीय क्षेत्र, पश्चिमी घाट में स्थित सघन उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सुंदरवन में पाए जाने वाले आर्द्रभूमि या फिर उच्च उन्नतास वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले घास के मैदान। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, उच्च उन्नतास क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदानों को बुग्याल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बुग्याल की अगर हम बात करें, उत्तराखंड राज्य में 12,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले जो घास के मैदान है उसको बुग्याल के नाम से जाना जाता है। ठीक, और जम्मू कश्मीर में इसी घास के मैदान को सोनमर्ग, गुलमर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। कांगड़ा घाटी प्रसिद्ध है किस लिए? बृहद हिमालय, लघु हिमालय, वाह्य हिमालय या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कांगड़ा घाटी या जो है लघु हिमालय का भाग है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और लघु हिमालय की बात करें, इसकी जो कुल ऊंचाई है लगभग 1000 से लेकर के 4500 मीटर है इसकी कुल ऊंचाई। ठीक है, और इसकी चौड़ाई की बात करें, इसकी औसत चौड़ाई जो है लगभग 50 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर है। और इसकी जो प्रमुख श्रेणियां हैं जो लघु हिमालय में पाई जाती हैं वह है पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत, यह इसकी प्रमुख श्रेणियां हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ प्रमुख हिल स्टेशन भी पाए जाते हैं लघु हिमालय में, जैसे शिमला, डलहौजी, दार्जिलिंग, चकराता, मसूरी, नैनीताल। यह सभी हिल स्टेशन भी मुख्य रूप से यहीं पे पाए जाते हैं। और कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा, ये घाटियाँ जो हैं यह लघु हिमालय में ही स्थित हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सही है? नर्मदा सबसे बड़ी दाहिनी ओर से बहने वाली नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और यह अरब सागर में गिरती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प आपका गलत है, दोनों विकल्प गलत है, क्योंकि नर्मदा प्रायद्वीपीय क्षेत्र की पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है।
जो बिंद अर्थात उत्तर में सतपुड़ा और दक्षिण में भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है। और गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और इसे जो है दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है और यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, न कि अरब सागर में। ठीक है, तो दोनों विकल्प जो है आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रेगिस्तान के लिए सही नहीं है? यह अरावली पर्वतमाला कच्छ के रण और सिंधु नदी से समवृत्त है। लूनी एकमात्र नदी जो मरुस्थल से होकर के प्रवाहित होती है। यह ब्लैक बक और एशियाई जंगली बिल्लियों के पर्यावास के लिए प्रसिद्ध है। यह मरुस्थल हरियाणा, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश में विस्तृत है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी गलत क्यों है? क्योंकि यह जो विस्तार है, इसका जो विस्तार पाया जाता है गुजरात, हरियाणा और पंजाब में मुख्य रूप से इसका विस्तार पाया जाता है। मध्य प्रदेश में इसका विस्तार नहीं है, तो डी जो है वो गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मरुस्थल मरुस्थल त्रिभुज में शामिल नहीं है? नागौर, जोधपुर, बीकानेर या फिर जैसलमेर। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें नागौर शामिल नहीं है, नागौर इसमें शामिल नहीं है। राजस्थान के मरुस्थल में 3 शहर शामिल हैं, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर, जो तीनों मिल करके एक मरुस्थल ट्रायंगल या मरुस्थल त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें नागौर शामिल नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्षेत्र खनिज सही सम्मिलित नहीं है? डाल्टनगंज कोयला के लिए, मयूरभंज जस्ता के लिए, केंदुझर मैग्नीज के लिए और कटनी बॉक्साइट के लिए। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। मयूरभंज की अगर हम बात करें तो यह जस्ता नहीं, यहाँ पर मुख्य रूप से लोहा, तांबा और निकिल मुख्य रूप से जो है पाया जाता है। ठीक है, निकिल मुख्य रूप से पाया जाता है। बाकी जो अन्य विकल्प हैं वो सभी आपके सम्मिलित हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारत विकास के निम्नलिखित में से किस चरण में स्थित है? पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जनांकीय संक्रमण के अनुसार भारत जो है वर्तमान समय में तृतीय चरण से गुजर रहा है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तृतीय चरण से गुजर रहा है वर्तमान में। वर्तमान में अगर हम देखें तो भारत में उच्च मृत्यु दर और प्रजनन क्षमता वाली स्थिर जनसंख्या से कम मृत्यु दर है। प्रजनन क्षमता वाली स्थिर जनसंख्या में जनांकीय संक्रमण के जो 4 मॉडल हैं, इसके अंतर्गत भारत तीसरे मॉडल से या तीसरे चरण के अंतर्गत गुजर रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। निम्नलिखित पहाड़ियों पर विचार कीजिए और इन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर सही कालानुक्रम में जो है सही क्रम में व्यवस्थित करना है। गडजात, जावदी, नल्ला मल्ला, राजमहल, इन्हें जो है आपको सही रूप से सम्मिलित करना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, सबसे पहले आ जाएगा राजमहल पहाड़ी। कहाँ पे है? झारखंड में। राजमहल पहाड़ी है झारखंड में। इसके बाद जो है गडजात पहाड़ी आ जाएगा। यह कहाँ पे है? यह आपके उड़ीसा राज्य में है। ठीक, इसके बाद आएगा नल्ला मल्ला पहाड़ी। नल्ला मल्ला पहाड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और उसके बाद है जो आपका जावड़ी पहाड़ी। जावड़ी पहाड़ी की अगर हम बात करें तो यह जो है तमिलनाडु के उत्तरी भाग में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर 4132 ऑप्शन बी हो जाएगा, 4132। भारत में जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? मध्य प्रदेश में भारत की सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं। भील सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, जिसके बाद गोंड का स्थान आता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ दर्रे दिए गए हैं और राज्य दिया गया है, तो कौन सा दर्रा जो है किस राज्य में पाया जाता है उससे आपको सम्मिलित करना है। बात करें अगर गोरम घाट दर्रे की, गोरम घाट दर्रा जो है यह पाया जाता है आपके यह जो है राजस्थान में है। आसीरगढ़ दर्रा जो है यह मध्य प्रदेश में है। सेला दर्रा की अगर हम बात करें यह है अरुणाचल प्रदेश में। और मुलिंगला दर्रा है उत्तराखंड में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 4231। ऑप्शन डी सही है, 4231। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? या भारत के वन और वृक्ष आवरण वृक्ष आवरण का आकलन है, जिसे भारत वन सर्वेक्षण द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में प्रकाशित किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष में इसका प्रकाशन किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर का निवल वृद्धि हुई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन आवरण स्थित है। इसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान आता है।
अरुणाचल प्रदेश में पक्के बाघ अभयारण्य में सबसे अधिक वन आवरण है। कौन सा विकल्प इसका सही है? सॉरी, कौन सा विकल्प जो है, क्या पूछा है, कौन सा विकल्प सही नहीं है यह बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका गलत है। क्या कह रहा है इसमें कि क्षेत्रफल की दृष्टि अरुणाचल प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन आवरण स्थित है, उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान आता है, जो कि गलत है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो वन आवरण है यह मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में, न कि अरुणाचल प्रदेश में। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत चोटी सही सुमेलित नहीं है? जितंगड़ा चोटी उड़ीसा, धूपगढ़ मध्य प्रदेश, गुरु शिखर राजस्थान या फिर अनाईमुड़ी केरल। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जितंगड़ा चोटी जो है यह उड़ीसा में नहीं, यह जो है मुख्य रूप से कहाँ पे है? पूर्वी घाट में। पूर्वी घाट में आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भूगोल शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा गढ़ा गया था? भूगोल शब्द जो है किसके द्वारा गढ़ा गया था? इरेटोस्थनीज, विडाल डी लाप्लास, हेरोडोटस या फिर इमैनुअल कांट। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इरेट्रोस्थनीज द्वारा। इरेट्रोस्थनीज द्वारा सबसे पहले भूगोल शब्द गढ़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनिश्चित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनिश्चित करना है। लाहुला, लाहुला कहाँ पे है? देखिए बात करें अगर लाहुला की, यह जो है आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, इससे लाहुला की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इसका विस्तार। लाहुला जनजाति जो है यह मुख्य रूप से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती है। चेचू जनजाति जो है तेलंगाना में। अगर भैना जनजाति की बात करें, भैना जनजाति जो है मुख्य रूप से महाराष्ट्र में, और दामरिया जनजाति गुजरात में। ठीक है, इसका जो सही आंसर 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपखंड है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, बंगाल डेल्टा या फिर कावेरी डेल्टा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बंगाल डेल्टा। मोरीबंद डेल्टा जो है यह बंगाल डेल्टा का एक भाग है या एक उपखंड है। ठीक है, और यह मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, नदिया जिले और बांग्लादेश के कुश्तिया, पवना, जेसोर जिले के आसपास जो है यह पाया जाता है। ठीक है, सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस शहर से सिंधु गंगा के मैदान में प्रवेश करती है? हरिद्वार, सहारनपुर, बहराइच या फिर पिथौरागढ़। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिद्वार में। ऑप्शन ए सही है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है। और बिहार के जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर जो है जनसंख्या है। ऑप्शन भी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर जो कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है यह बताना है। 361, 382, 393 या फिर 483। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम। सिक्किम जो है यह भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? 8.6, 7.8, 9.85 या फिर 9.6। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो भारत में अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता है यह भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? भारत की महिला साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो यह 65.46% है। कितनी है? 65.46%। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जनगणना 2011 के दौरान भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त किसे बनाया गया था? CM चंद्रमौली, AK श्रीवास्तव, BK बनर्जी या फिर RNB छिब्बर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CS चंद्रमौली को बनाया गया था। ठीक है, इन्हें जो है जनगणना 2011 के समय महापंजीयक या फिर जनगणना आयुक्त बनाया गया था। ऑप्शन ए सही है। करेवा संरचना के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? यह जलोढ़ मृदा और बलुआ पत्थर जैसी तलछट के बृहद निक्षेप हैं और यह केसर की खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। श्रीनगर का हवाई अड्डा करेवा दामोदर पर स्थित है। इसका निर्माण सेनोजोइक के काल में हुआ था। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका निर्माण सेनोजोइक कल्प में हुआ था। यह गलत है। ठीक है, यह गलत क्यों है?
क्योंकि अगर हम बात करें तो इसका जो निर्माण है वह प्लीस्टोसीन काल में हुआ था, न कि सिनोजोइक काल में। ठीक है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह है कि केंद्र प्रायोजित योजना है। यह योजना 5 वर्षों के लिए संचालित की गई थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प आपका सही है, दोनों विकल्प सही हैं। अगर हम बात करें बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम, बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम की, तो इसे जो है 2021-22 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसका जो समय था 2025-26 तक है। ठीक है, 2025-26 तक। तो दोनों विकल्प जो है इसके बारे में सही हो जाएगा। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? ग्रामीण शहरी भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, भूदान भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम या फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका जो नाम है बदल करके डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कर दिया गया। सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। भारत की लैटेराइट मृदा के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इस मृदा में आयरन ऑक्साइड और पोटास की कमी होती है। यह मृदा काजू की खेती के लिए उपयुक्त होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा आपका सही है। लैटेराइट मृदा में मुख्य रूप से काजू और टैपियोका की कृषि की जाती है, लेकिन पहला गलत है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड और पोटास की कमी नहीं, इसकी जो है अधिकता पाई जाती है। ठीक है, इसकी अधिकता पाई जाती है निच्छालन के कारण जो है, जहाँ पे मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्र में जहाँ वर्षा बहुत अधिक मात्रा में होती है, उसके साथ साथ जहाँ पे जो आपकी सूर्य की प्रकाश है वह अधिक पाई जाती है। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में जो उष्णकटिबंधीय जहाँ का मृदा का निच्छालन होने के परिणाम स्वरूप जो सिलिका है चूने के साथ बह करके या तो इसके आंतरिक क्षेत्र में चला जाता है, मृदा के आंतरिक भाग में चला जाता है, या फिर से इसका डिपोजिशन जो है कहीं और हो जाता है। और इसमें जो है मुख्य रूप से आपके आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम इनकी मात्रा जो है अधिक पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम की कमी पाई जाती है। ठीक, बाकी आयरन और पोटास इसकी जो है अधिक मात्रा पाई जाती है। और इसमें जो मुख्य रूप से क्या है कि काजू और टैपियोका की कृषि की जाती है और इसका सबसे अधिक जो विस्तार है दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल जैसे राज्यों में पाया जाता है। ठीक, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा, पहला गलत है। मरुस्थलीकरण के बारे में कौन सा विकल्प नहीं है? मरुस्थलीकरण के कारण शुष्क भूमि की जैविक उत्पादकता कम हो जाती है। जुताई और अधिक सिंचाई से मृदा की खनिज संरचना विकृत हो जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प आपका सही है, दोनों विकल्प सही है। मरुस्थलीकरण के कारण शुष्क भूमि की जो जैविक उत्पादकता है वो कम हो जाती है और जुताई और अधिक सिंचाई से मृदा की जो खनिज संरचना है यह विकृत हो जाती है। दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम को हरियाली दिशा निर्देश के रूप में जाना जाता है? एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम या फिर चारा एवं आहार विकास योजना। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है। यह क्वेश्चन जो है प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है यूपीपीसीएस में। ठीक है, तो एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम जो है ये हरियाली के अंतर्गत या कह सकते हैं हरियाली योजना की जो शुरुआत है जल प्रबंधन के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1989-90 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1989-80 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। कैम्बेलूनी क्षेत्र का संबंध किससे है? लौह अयस्क, तांबा के भंडार, चाय की खेती या फिर तेल रिफाइनरी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध बराकर नदी पर है? मैथन, कोनार, तिलैया या फिर पंचेत हिल। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है, कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मैथन और तिलैया बांध। इन दोनों बांधों का निर्माण जो है बराकर नदी पर किया गया है। ठीक है, बराकर नदी पर इन दोनों बांधों का निर्माण किया गया है, मैथन और तिलैया का। और बराकर नदी जो है यह दामोदर की सहायक नदी है। बराकर जो है दामोदर की सहायक नदी है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया है? भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। जोन सेकेंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ और जोन 5। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कारक योगदान देता है? भूमि और समुद्र का विभेदक, तापन और शीतलन, गंगा के मैदान पर अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ का स्थानांतरण, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा या फिर तिब्बत पठार का गर्म होना। कौन सा विकल्प इसका सही है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम मानसून के निर्माण के लिए भूमि और समुद्र का विभेदक तापमान, अर्थात उस समय जो है स्थलीय क्षेत्र का तापमान यहाँ पे लो प्रेशर और समुद्री क्षेत्र में हाई प्रेशर का विकास होता है, जिससे हवाएं जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रवाहित होती है, जिससे भारतीय मानसून जो है मजबूत होता है। ये कारक भी उत्तरदायी होता है। उसके साथ साथ गंगा के मैदान पर जो ITCZ का स्थानांतरण होता है, इसकी वजह से भी भारतीय मानसून मजबूत होता है। और उष्णकटिबंधीय जो पूर्वी जेट धारा उस समय प्रवाहित होने लगती है, यह भी भारतीय मानसून को मजबूती प्रदान करती है। और तिब्बत पठार का जो गर्म होना, तिब्बत पठार गर्म होने से क्या होता है कि अन्य जो हाई प्रेशर वाला जो क्षेत्र है वहाँ से हवाएं जो है इस सब तरफ प्रवाहित होने लगती हैं। ये भी जो है भारतीय मानसून को मजबूत करता है। तो सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। ठीक है। नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ से होकर के नर्मदा नदी नहीं प्रवाहित होती है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसकी अगर हम बात करें मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से इसका क्या होता है, यह जो है प्रवाहित होती है, फिर से कह सकते हैं कि इसका उद्गम होता है। और यह जो है खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान से होकर के प्रवाहित होती है, छत्तीसगढ़ से यह प्रवाहित नहीं होती है। पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत पर्वतमालाएं निम्नलिखित में से किस हिमालय का भाग है? अभी ऊपर हम लोग इस क्वेश्चंस इसके बारे में डिस्कस किए हैं। तो बताइए कौन सा विकल्प इसका सही होगा? महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है क्या है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लघु हिमालय की भाग है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अटल भूजल योजना में शामिल नहीं है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार इसके में शामिल नहीं है। ठीक है, बिहार इसमें शामिल नहीं है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन की साइटें नहीं है? कलपक्कम, मणिकर्ण, तारापुर या फिर पुंगावली? इसका सही आंसर क्या है? कोड के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, जो आपका परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, यह मुख्य रूप से आपका जो मणिकर्ण है और पुंगा वैली यहाँ पर नहीं पाया जाता। बाकी कलपक्कम और तारापुर यहाँ पे जो है परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 और 4, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं सही है। बाकी अगर हम बात करें मणिकर्ण, यह जो है आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और पुंगा घाटी जो है यह लद्दाख में स्थित है, लद्दाख में। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और मणिकर्ण की बात करें तो यहाँ गर्म जल का स्रोत है, हिमाचल प्रदेश में स्थित यह गर्म जल का स्रोत है। ठीक है, भारत में खनिजों के वितरण के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? भारत विश्व में अवरक का सबसे बड़ा आयातक है, भारत विश्व के प्रमुख उत्पादकों और नमक के निर्यातकों में से एक है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। पहला सही है, दूसरा जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड में क्या पूछा कि कौन सा विकल्प गलत है? ठीक है, पहला आपका जो है गलत है। ठीक, जिसमें गलत पूछा है ना, तो पहला जो है गलत है, दूसरा सही है। भारत जो है विश्व के प्रमुख उत्पादकों और नमक के निर्यातकों में से एक है, बात सही है। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा आयातक है, गलत है। भारत जो है विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, न कि आयातक है। ठीक, तो पहला गलत है, दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है? किसे बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है? लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी, कोयला को। ऑप्शन बी सही है। सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर कब गिरती हैं? 21 जून और 22 दिसंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 अप्रैल और 23 सितंबर को, या फिर 21 मई और 22 नवंबर को? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य की जो सीधी किरणें हैं भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ती हैं। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। ठीक, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। ऑप्शन भी सही है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन सी वृक्ष प्रजातियां पाई जाती हैं? शॉल, नीम, आबनूस या फिर शीशम? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? कूट के हिसाब से इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर मुख्य रूप से शॉल पाया जाता है, नीम पाया जाता है और उसके साथ साथ शीशम पाया जाता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सभी जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की वनस्पतियाँ हैं। ठीक, कौन कौन?
साल हो गया, टीक, पीपल, नीम, शीशम, ये सभी इस क्षेत्र की वनस्पतियां हैं और ये सभी जो है मुख्यतः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इन राज्यों में इन वनों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, इन राज्यों में इनका विस्तार पाया जाता है। बाकी अगर हम आबनुस की बात करें तो यह जो है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन का वनस्पति है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की वनस्पति है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी नदियां जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। हारामुख, हारामुख कहाँ पे है? यह जो है आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कामेट पर्वत, कामेट पर्वत की अगर हम बात करें तो यह जो है उत्तराखंड में है। कांगटो, यह है अरुणाचल प्रदेश में। और डोडा बेट्टा है तमिलनाडु में। इसका सही आंसर 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस चट्टानों को वितलीय शैल भी कहा जाता है? अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान, कायांतरित शैल, अवसादी या फिर बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान। इसका सही आंसर क्या है? अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों को वितलीय चट्टान या वितलिक चट्टान कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का गठन कब किया गया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन कब हुआ था? 26 सितंबर 1985 को, 26 सितंबर 1985 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन किया गया था। ऑप्शन बी सही है, 1985। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन लघु उद्योग है? कुटीर उद्योग, रेशम बुनाई उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग या फिर ऑटोमोबाइल उद्योग। कौन जो है कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें कुटीर उद्योग की अगर हम बात करें, लघु उद्योग की बात करें तो कुटीर उद्योग, रेशम बुनाई उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण, यह तीनों जो है लघु उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। मुंबई पूरे क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? मुंबई पूरे क्षेत्र की अगर हम बात करें, मुंबई पूरे क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यह जो है वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र, बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र जो है इसकी अगर हम बात करें, यह एरोस्पेस और जैव प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध है। एरोस्पेस और जैव प्रौद्योगिकी के लिए। गुजरात क्षेत्र जो है, गुजरात क्षेत्र यह फार्मास्यूटिकल, गुजरात क्षेत्र फार्मास्यूटिकल के लिए प्रसिद्ध है। और छोटा नागपुर क्षेत्र जो है कोयला और लौह उद्योगों के लिए फेमस है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1 ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? देखिए, जो अहमदाबाद है इसको कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। ठीक, और यहाँ पर जो है पहली बार साबरमती नदी के तट पर स्थित पहली मिल 1859 ईस्वी में खोली गई थी। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है? चूना पत्थर, अफ्रक, क्रोमाइट या फिर जिप्सम। कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा? क्रोमाइट जो है यह धात्विक खनिज है, न कि अधात्विक। बाकी चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम, यह तीनों जो है अधात्विक खनिज के उदाहरण है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना। कुछ राज्य दिए गए हैं और वह किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है उससे आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, बात करें अगर आंध्र प्रदेश की, बात करें आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश जो है यह अभ्रक उत्पादन के लिए फेमस है। कर्नाटक जो है यह मुख्य रूप से सोना के लिए, और जो KGF गोल्डफील्ड है, ठीक है, यहीं पे पाई जाती है कर्नाटक में ही। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश जो है यह काला नमक के लिए, और असम यह जो है आपके प्राकृतिक गैस के लिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 ऑप्शन डी। कक्षा में स्थापित किए जाने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? एक्सप्लोरर फर्स्ट, वैनगार्ड फर्स्ट, स्पुतनिक फर्स्ट या फिर लूना फर्स्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अंतरिक्ष में या कक्षा में स्थापित किया जाना पहला जो कृत्रिम उपग्रह था यह स्पुतनिक फर्स्ट था। ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ठीक है, स्पुतनिक फर्स्ट था। सही आंसर है ऑप्शन सी। और इसका जो प्रक्षेपण है सोवियत संघ द्वारा 1957 में किया गया था, 1957 में। प्रियदर्शनी झील निम्नलिखित में से किस अनुसंधान केंद्र के आसपास स्थित है? भारती, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह मैत्री के पास ही स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा।
राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर केरल? यह जो है आपके तमिलनाडु में स्थित है राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान जो है। और इसका निर्माण जो है या इसका जो स्थापना है आईसीएआर द्वारा इसका स्थापना 1993 में किया गया था, 1993 में। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो माइल सेंटर कहा जाता है? जीरो माइल सेंटर किस शहर के लिए प्रयोग किया जाता है? नागपुर को कहा जाता है जीरो माइल सेंटर, ठीक। और यह जो है भौगोलिक केंद्र बिंदु पर स्थित है, जिस कारण इसे जीरो माइल सेंटर कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय स्थल सीमा के बारे में कौन सा कथन गलत है? मैकमोहन रेखा भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश को चीन से अलग करती है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी भूमि सीमा साझा करता है। मैजिनॉट रेखा जर्मनी को पोलैंड से अलग करता है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी गलत है। मैजिनॉट रेखा की अगर हम बात करें तो यह जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, ना कि पोलैंड के, ठीक है। तो डी आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? अरावली, हिमाद्री, विंध्यन या फिर पश्चिमी घाट? इसका सही आंसर ऑप्शन है अरावली पर्वत जो माला है यह विश्व की, भारत की ही नहीं वरन विश्व की भी सबसे प्राचीन पर्वतमाला में से एक है, ठीक है। तो ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? भारतीय प्रायद्वीप प्राचीन गनीस और ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। उत्तर पूर्व में कार्बी आंगलोंग और मेघालय पठार, पश्चिम में राजस्थान प्रायद्वीप ब्लॉक के विस्तार हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। भारत का जो प्राचीन पर्वत है मुख्य रूप से ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। उत्तर पूर्व में कार्बी आंगलोंग, मेघालय का पठार, पश्चिमी राजस्थान प्रायद्वीपी जो है यह ब्लॉक के रूप में विस्तारित है। दोनों विकल्प आपका सही है। जम्मू कश्मीर हिमालय पर्वतमाला के संदर्भ में उत्तर से दक्षिण तक निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? उत्तर से दक्षिण कौन सा क्रम सही है इसे बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, यह उत्तर से दक्षिण इसका सही क्रम है। नेक्स्ट देखिए इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सिंधु नदी की अगर हम बात करें, सिंधु नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? देखिए सिंधु नदी जो है इसका जो उत्पत्ति है बोखरचू ग्लेशियर से सिंधु नदी का उत्पत्ति होती है, ठीक है। बोखरचू हिमनद से सिंधु नदी का उत्पत्ति होती है। और सतलज नदी की अगर हम बात करें, सतलज नदी का जो उद्गम है यह राकस ताल या राकस झील से होता है। अलकनंदा नदी का जो उद्गम है यह होता है सतोपंथ ग्लेशियर से। और ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है, ठीक है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्रा नदी का, ठीक है। तो सिंधु नदी का जो उद्गम है बोखरचू ग्लेशियर से, सतलज नदी का राकस ताल से, अलकनंदा नदी का सातोपंथ से और ब्रह्मपुत्रा नदी का चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, ठीक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 3, 1, 2, 4 ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपनी खराब भूमि स्थलाकृति के लिए जानी जाती है? तापी, नर्मदा, संकोश या फिर चंबल? तापी, नर्मदा, संकोश या फिर चंबल? इसमें जो है चंबल को उत्खात भूमि के रूप में इसे जाना जाता है, जो मुख्य रूप से अपना मार्ग परिवर्तन के कारण यह बहुत ज़्यादा विख्यात है, ठीक है। और यह मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के आसपास इसका विस्तार हुआ है। उसके साथ साथ राजस्थान के कोटा के ऊपरी क्षेत्र में भी यह मुख्य रूप से पाई जाती है, ठीक। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को मेलोसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है? किसे मेलोसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है? मिजोरम, मेघालय, मणिपुर या फिर त्रिपुरा? मिजोरम, मेघालय, मणिपुर या फिर त्रिपुरा? देखिए मिजोरम जो है इसे मेलोसिस बेसिन कहा जाता है। कह सकते हैं कि यहीं पर जो है जो मृदुल और असंगठित चट्टानें पाई जाती हैं, जिस कारण इसे मेलोसिस बेसिन कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तरी मैदानों के निम्नलिखित क्षेत्र पर विचार कीजिए और उन्हें उत्तर से दक्षिण क्रम में भौगोलिक क्रम के आधार पर जो है व्यवस्थित करना है। बांगर, भावर, डेल्टा या फिर तराई? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए जो पर्वतों से निकलने के बाद, पहाड़ों से निकलने के बाद नदियाँ जब निचले वाले क्षेत्र पे आती हैं, ठीक है, तो अपने यह कह सकते हैं कि जो गिरिपथ वाला क्षेत्र होता है
यहाँ पर ऊपर से छोटे बड़े कंकड़ पत्थर ला करके क्या करती हैं, डिपॉजिट करती हैं, जिससे इस क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, इन पत्थरों के नीचे चली जाती हैं नदियाँ, जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं इनके नीचे विलुप्त हो जाती हैं। इस क्षेत्र को कहा जाता है भाबर, इसे भाबर कहा जाता है। ठीक, इसके आगे जो है, जब नदियाँ इसके आगे पर बहती हैं तो यहाँ पर जो है दलदली क्षेत्र का निर्माण, जहाँ नदियाँ एकाएक भूमि पर एकाएक जो है स्थल पर आ जाती हैं, और यहाँ पे जल के इकट्ठा होने से दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसे कहा जाता है तराई। तराई, ठीक है। उसके आगे जो आपका मैदानी क्षेत्र होता है, जहाँ पर प्राचीन काल में नदियाँ अपना जो प्रवाह बनाती थी, लेकिन वर्तमान समय में उस क्षेत्र को छोड़ करके नदियाँ अपना मार्ग बदल चुकी हैं और बाढ़ का जो जल है इन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करता है, इन्हें कहा जाता है बांगर। ठीक है, इन्हें कहा जाता है बांगर। और इसके आगे जो क्षेत्र है जहाँ पर नदियाँ प्रतिवर्ष प्रवाहित होती हैं, नवीन जलोढ़ को जो मृदा लेकर आती हैं इन क्षेत्रों में निक्षेपित करती हैं, इन्हें कहा जाता है खादर। ठीक, और लास्ट में नदियाँ जहाँ अपना जल प्रवाहित करती हैं, नदी का मतलब समुद्र में या किसी बड़ी नदी में जहाँ पर मिलती हैं, जहाँ अपना मुहाना बनाती हैं और अपने साथ लाए गए जो मलबों का निक्षेपण से यहाँ पे क्या निर्माण करती हैं, डेल्टा का। ठीक, तो सबसे पहले भाबर आएगा, फिर तराई, बांगर, खादर और उसके बाद डेल्टा। तो इसमें जो पूछा है उसमें हो जाएगा इसके अंतर्गत भाबर, तराई, बांगर और डेल्टा। क्या हो जाएगा, 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हिंद महासागर में द्वीपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। अंडमान के द्वीप निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। अरब सागर, लक्षद्वीप और मिनिकॉय का द्वीप समूह पूर्ण रूप से प्रवाल जमा से निर्मित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। पेनगंगा, प्राणहिता, मंजरा या फिर कामबिनी। कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कामबिनी। कामबिनी जो है यह गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, कामबिनी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। ठीक, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। गोदावरी की सहायक नदियों की अगर हम बात करें, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा, ये सभी जो गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कामबिनी की अगर हम बात करें, यह जो है कावेरी की सहायक नदी है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है। शरावती, माही, वैतरणी या फिर पेरियार। जो वैतरणी नदी है यह पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के बारे में कौन सा विकल्प सही है। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। यह वन प्रायद्वीप के वर्षा वाले क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी इलाकों में पाई जाती हैं। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। 16 वनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 16 वन केवल नीलगिरी में पाए जाते हैं। 16 वन समशीतोष्ण पर्वतीय वन है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा आपका सही है, पहला गलत है। ठीक है, दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि यह जो है अगर हम 16 वन की बात करें, यह वन सतपुड़ा और मैकाले रेंज में भी पाए जाते हैं, न कि केवल 16 वन में। ठीक है, नीलगिरी में, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नदी पर स्थित सही सुनिश्चित नहीं है। उज्जैन नर्मदा नदी के तट पे, अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पे, हैदराबाद मूसी नदी के तट पे और कोटा चंबल नदी के तट पे। कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन है उज्जैन की अगर हम बात करें, यह नर्मदा नहीं बल्कि शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनिश्चित करना है। कुछ जलप्रपात दिए गए हैं और नदी दिया गया है। कौन सा जलप्रपात किस नदी के तट पर स्थित है उससे आपको सुनिश्चित करना है। ठीक है, कौन सा जलप्रपात किस नदी के तट पे है उससे सुनिश्चित करना है। ठीक, बात करें अगर हुंडरू जलप्रपात की, बात करें अगर हुंडरू जलप्रपात की, हुंडरू जलप्रपात यह किस नदी के तट पे है। हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात। जोंग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर स्थित है। डुडुमा जलप्रपात जो है यह आपके मचकुंड नदी पर है और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात है स्वर्णरेखा नदी पर, जोंग शरावती नदी पर, डुडुमा मचकुंड पर और धुआंधार नर्मदा पर। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 2 3 1, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। रेणुका झील है पंजाब में, चोलामू झील है सिक्किम में, अष्टामुडी कयाल है केरल में और तसो मरूरी है अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी। ऑप्शन डी जो है वो गलत है, ऑप्शन डी गलत है। तसो मरूरी की अगर हम बात करें, यह अरुणाचल नहीं बल्कि लद्दाख में है, ठीक है, तसो मरूरी। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में शीतकाल में अल्प वर्षा होती है। शीतकाल में पूर्वोत्तर मानसून सक्रिय रहता है। शीतकाल में पूर्वोत्तर मानसून सक्रिय रहता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन और कारण दोनों सही हैं और आर्य की सही व्याख्या नहीं करता, ऑप्शन बी हो जाएगा। काली मिट्टी नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन पदार्थों से समृद्ध होती है। काली मिट्टी में स्वतः जुताई करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी। पहला गलत है, दूसरा सही है, ठीक है। काली मिट्टी में स्वतः जुताई की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस कार्बनिक पदार्थों से यह समृद्ध होती है। यह जो है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, यह गलत हो जाएगा। क्योंकि इसकी अगर हम बात करें, काली मिट्टी जो उत्तर पश्चिम दक्कन पठार पर फैले दक्कन ट्रैप बेसाल्टिक क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है और ज्वालामुखी उद्गार के बाद इस मृदा का जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है। ज्वालामुखी उद्गार के बाद काली मृदा का निर्माण हुआ है। और इसके विस्तार की अगर हम बात करें, इसका विस्तार मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पाया जाता है। और इसमें मुख्य रूप से चूना, लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या मुख्य रूप से पाया जाता है। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन पदार्थों की कमी पाई जाती है, ठीक है। फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बनिक पदार्थ, इनकी कमी पाई जाती है। और इसमें चूना, लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इनकी अधिक मात्रा पाई जाती है। तो पहला गलत है, दूसरा सही। बेवर, दहिया, पेड़ा, कुमारी और गीदिया, यह जो है नाम किस लिए प्रयोग होता है? विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समुदाय, जनजातियों के नृत्य, झूम कृषि के प्रकार या फिर भारतीय उपमहाद्वीप में आए चक्रवात। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यह झूम कृषि के प्रकार हैं, ठीक है, यह झूम कृषि के प्रकार हैं, जिसे भारत के विभिन्न राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम देखें, मध्य प्रदेश में झूम कृषि को बेवर कहा जाता है, ठीक है, बेवर, दहिया, पांडा। उड़ीसा में झूम कृषि को रोमा दही रमन बिगरा, ठीक है, विंगरा धावी। और आंध्र प्रदेश में इसे पोंडू के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमित करना है। यह जो कुछ आपके बांध और परियोजनाएं दी गई हैं और इनका निर्माण जो है किस नदी पर किया गया है उससे आपको सुनिश्चित करना है। सरदार सरोवर बांध की बात करें तो इसका निर्माण किया गया है नर्मदा नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध, इसका निर्माण किया गया है सतलज नदी पर। कृष्ण सागर बांध का जो निर्माण है यह किया गया है कर्नाटक में कावेरी नदी पर। कर्नाटक में कावेरी। नागार्जुन सागर बांध, इसका निर्माण जो है किया गया है कृष्णा नदी पर, ठीक, कृष्णा नदी पर किया गया है। तो जो आपका हो जाएगा कृष्णा, सतलज, कावेरी, नर्मदा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन रेलवे जोन का मुख्यालय सही सुनिश्चित नहीं है? पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में, उत्तर पूर्वी का गोरखपुर में, दक्षिण पश्चिम का हुबली में और दक्षिण मध्य का हैदराबाद में। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय हैदराबाद है। दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्यालय की अगर हम बात करें, दक्षिण मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वह है सिकंदराबाद में, सिकंदराबाद में, ठीक। और रेलवे जोनों की हम बात करें, भारत के टोटल 17 रेलवे जोनों में बांटा गया भारत को, ठीक। भारत को टोटल 17 रेलवे जोन में बांटा गया है। और इसमें अगर हम देखें कौन सा रेलवे जोन कहाँ पे, मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर में, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में, उत्तर रेलवे का मुख्यालय बड़ौदा नई दिल्ली, बड़ौदा हाउस नई दिल्ली, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद प्रयागराज, उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर, उत्तरी सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव गुवाहाटी, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर, दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई और दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद, ठीक। डी गलत है। अधिकतम जिलों की संख्या वाले निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र। इन्हें जो है कूट के हिसाब से आपको सही आंसर मतलब क्रम से लगाना है, ठीक है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या जो है यह 55 है। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 55 है। और उसके बाद बिहार की बात करें, बिहार में जिलों की संख्या है 38, बिहार में 38 जिलों की संख्या है। महाराष्ट्र में जो जिलों की संख्या है वह 36 है और गुजरात में जिलों की संख्या 33 है, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। वैसे अगर हम देखें तो सबसे लंबी तटरेखा जो है गुजरात की है। गुजरात इस मामले में पहले नंबर पे है और आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे, बी हो जाएगा। पेरिस 2024 ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था? पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम द्वारा कांस्य पदक जीता गया था। ठीक है, कांस्य पदक जीता गया था। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। MPOX जिसे पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, इसके बारे में कौन सा विकल्प सही है? एमपॉक्स मुख्य रूप से मच्छरों के काटने से फैलता है। एमपॉक्स एक जीवाणु के कारण होता है जो मक्खियों और ततैयों के माध्यम से फैलता है। एमपॉक्स केवल बंदर और आर्गूटन की प्रजातियों में हो सकता है। एमपॉक्स एक वायरस है जो संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक तरल पदार्थ के साथ निकट संपर्क से फैलता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? एमपॉक्स के बारे में जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। एमपॉक्स यह एक वायरस है जो संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक तरल पदार्थ के साथ निकट संपर्क स्थापित करता है, फैलता है उससे। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। रामसर आर्द्रभूमि के बारे में कौन सा विकल्प सही है? भारत ने 1982 में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया था। गुजरात में आर्द्रभूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प आपका सही है, दोनों विकल्प सही है। निम्नलिखित में से किस फिल्म को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में सम्मानित किया गया था? किस फिल्म को सम्मानित किया गया था? देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑटम को। और यह 70वीं राष्ट्रीय फिल्म की बात कर रहा है। ठीक है, 70वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में ओट्टम को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। रुचिरा कंबोज के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी भारत के प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? TS त्रिमूर्ति, पर्वता नेनी हरीश, R स्वामीनाथन या फिर नागराज नायडू? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्वता नेनी हरीश को। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे अग्नि मिसाइल का जनक माना जाता है? अग्नि मिसाइल का जनक या फिर अग्नि पुरुष के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल, डॉक्टर G सतीश रेड्डी या फिर डॉक्टर अविनाश चंद्रन? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल। इन्हें जो है अग्नि मिसाइल का जनक माना जाता है। और यह चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, हाल में इनकी मृत्यु हो गई है, जिस कारण जो है चर्चा में है। तो हो सकता है कि इससे क्वेश्चन बन जाए। ठीक, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे पेरिस 2024 पैरालंपिक उद्घाटन समारोह के लिए संयुक्त ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया था? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसमें सुमित अंतल और भाग्यश्री जाधव को, ठीक है, पैरा एथलीट सुमित अंतल और भाग्यश्री जाधव को पेरिस 2024 पैरालंपिक उद्घाटन समारोह के लिए संयुक्त ध्वजवाहक नामित किया गया था। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस दशक को भारत में जनसंख्या विस्फोटक के काल के नाम से जाना जाता है? किस समय जनसंख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई थी जिस कारण इसे जनसंख्या विस्फोट का दशक कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1951 से 1981 का दशक जो है जनसंख्या विस्फोट के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन प्रवसन के प्रेरक कारक हो सकते हैं? प्राकृतिक आपदा, गरीबी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा या फिर नियमित काम की उपलब्धता? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक आपदा और गरीबी। यह प्रवसन के प्रेरक कारक हो सकते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और नियमित काम की उपलब्धता, अगर आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ पे बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो और नियमित आपको जो रोज़गार है वो मुहैया हो, तो क्या आप जाएंगे कहीं और? नहीं जाएंगे। तो जो आपके प्रवसन के लिए उत्तरदायी है प्राकृतिक आपदाएं और गरीबी, यह जो है उत्तरदायी है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनित करना है। शहरों का वर्गीकरण और शहर, जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक शहर के रूप में किसे सूचीबद्ध किया गया है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसमें जो है धार्मिक और सांस्कृतिक शहर के रूप में आपका कुरुक्षेत्र आ जाएगा। ठीक,
कुरुक्षेत्र धार्मिक और सांस्कृतिक शहर के रूप में, शैक्षिक शहर के रूप में जो है यह मुख्य रूप से शैक्षिक शहर के रूप में जो है आपका इसके अंदर बहुत से शहर जैसे रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, इलाहाबाद, ये सभी जो है शैक्षणिक शहर हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपका पिलानी या शैक्षणिक शहर में आ जाएगा। और गैरीसन छावनी शहर में अम्बाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर, ये सभी जो है गैरीसन शहर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपका जो अम्बाला है यह गैरीसन शहर में आ जाएगा। औद्योगिक शहर की बात करें तो आपका जो कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर हो गया, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई, ये सभी जो है औद्योगिक शहर के अंतर्गत आते हैं। ठीक, और सांस्कृतिक में वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरै, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, ये सभी जो है धार्मिक और सांस्कृतिक शहर है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, 2, 3 एक ऑप्शन डी। कहवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यह एक बागानी फसल है जो समशीतोष्ण जलवायु परिस्थिति में उगती है। केरल देश में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर, सॉरी इसमें क्या पूछा कि कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प आपका गलत है, दोनों विकल्प गलत है। गलत क्यों है कि अगर हम इसकी बात करें, देखिए भारत दुनिया का केवल 4.3% कहवा या कॉफ़ी का उत्पादन करता है। ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको के बाद भारत कॉफ़ी के उत्पादन में छठे नंबर पे है। ठीक है, और कॉफ़ी जो है पश्चिम और पूर्वी घाट के पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में घने प्राकृतिक छाया के नीचे उगाई जाती है। यह उष्णकटिबंधीय रोपण फसल है। यह जो है उष्णकटिबंधीय रोपण फसल है, न कि समशीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। ठीक, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। और इसके उत्पादन की बात करें, देश में जो कहवा के कुल उत्पादन में 2/3 से अधिक का जो योगदान है, अधिक का जो उत्पादन है वह कर्नाटक द्वारा अकेले किया जाता है। ठीक है, न कि केरल द्वारा। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, दोनों विकल्प गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ नगर उत्तराखंड में चारधाम महामार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री या फिर तुंगनाथ? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तुंगनाथ इसके अंतर्गत नहीं आता है। जो चारधाम परियोजना है, चारधाम महामार्ग विकास परियोजना, इसमें तुंगनाथ नहीं है, यमुनोत्री है, केदारनाथ है और गंगोत्री शामिल है। कृषि योग्य भूमि को 1 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष से कम समय तक बिना जोते छोड़ दिया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? वर्तमान प्रति के अतिरिक्त अन्य प्रति, खेती योग्य बंजर भूमि या फिर अनुपजाई और बंजर भूमि? इसे कहा जाएगा वर्तमान प्रति के अतिरिक्त अन्य प्रति। ऑप्शन बी हो जाएगा। औस, अमन और बोरो यह किस फसल की प्रजातियां हैं? गन्ना, कपास, गेहूं या फिर चावल? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी जो है चावल की प्रजातियां हैं। औस, अमन, बोरो ये सभी चावल की प्रजातियां हैं। और इनकी अगर हम बात करें, इनका जो उत्पादन जो है मुख्य रूप से औस, अमन, बोरो पश्चिम बंगाल में किया जाता है। और यह तीनों फसलों में, मतलब एक साल में इनका उत्पादन 3 बार किया जाता है। ठीक है, एक साल में 3 बार इनका उत्पादन होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल है? डोलोमाइट, फायर क्ले, चूना पत्थर या फिर मैग्नीज? कुल के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डोलोमाइट, फायर क्ले, चूना पत्थर और मैग्नीज, ये सभी जो है लोहा एवं इस्पात उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में इनका उपयोग होता है, रॉ मटेरियल है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लोहा एवं इस्पात संयंत्र देश सही सम्मिलित नहीं है? राउरकेला का निर्माण किया गया था जर्मनी की सहायता से, भिलाई इस्पात संयंत्र का अमेरिका, बोकारो का रूस, दुर्गापुर का यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन। कौन सा विकल्प इसका मतलब गलत है, कौन सही सम्मिलित नहीं है, यह बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र का जो निर्माण है यह अमेरिका नहीं बल्कि रूस के सहयोग से इसका स्थापना हुआ था। ठीक, और कब किया गया था? 1959 में। ठीक, और बाकी बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण भी रूस के सहयोग से किया गया था 1964 में। ठीक है, और राउरकेला इसका जर्मनी के सहयोग से किया गया था 1959 में। ठीक है, और जो दुर्गापुर है ब्रिटेन की सहायता से इसका निर्माण किया गया था, इसका स्थापना किया गया था 1962 में। ठीक, तो बी जो है वो गलत हो जाएगा। कपास के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना 1854 मुंबई में स्थापित किया गया था। विश्व स्तर पर भारत कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प आपका सही है। राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट किसको जोड़ता है या किसके किसके बीच में स्थित है? राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट की अगर हम बात करें, यह जो है
इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में, ठीक है, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस वर्ष टीवी को ऑल इंडिया रेडियो AIR से अलग कर दिया गया और दूरदर्शन अर्थात DD के रूप में एक अलग पहचान दी गई? कब दिया गया था यह जो है 1976 में इसे अलग किया गया था, ठीक है, ऑप्शन भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पेट्रो रसायन उद्योग का उपसमूह है? कौन पेट्रो रसायन उद्योग का उपसमूह है? देखिए, जो कूट के हिसाब से आपको बताना है, पॉलीमर, सिंथेटिक फाइबर, इलास्टोमर्स और सरफेक्टेड इंटरमीडिएट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी जो है पेट्रो रसायन उद्योग के उपसमूह है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल का प्रकार है? गेहूं, जौ, बाजरा या फिर अरहर? इसका सही आंसर क्या होगा? कूट के हिसाब से बताइए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें गेहूं और जौ यह दोनों जो है रबी की फसलें हैं। बाकी बाजरा और अरहर जो है, बाजरा हो गया, अरहर हो गया, यह रबी की फसल नहीं है, ठीक है, यह सभी जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आती हैं। अरहर हो गया, बाजरा हो गया, ठीक, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा परियोजना राज्य संयुक्त सम्मिलित नहीं है? तारापुर महाराष्ट्र, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगा आंध्र प्रदेश। कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कैगा जो है यह आंध्र प्रदेश नहीं, कैगा है कर्नाटक में, कर्नाटक में, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। लौह अयस्क दिए गए और राज्य दिया गया है। कौन सा लौह अयस्क किस राज्य में है उसे सम्मिलित करना है। सुंदरगढ़ कहाँ पे है? सुंदरगढ़ की बात करें, यह है उड़ीसा राज्य में। चित्रदुर्ग कहाँ है? चित्रदुर्ग है कर्नाटक में। और भंडारा यह जो है महाराष्ट्र में स्थित है। और नोवामुडी है झारखंड में, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 2, 1, 3, ऑप्शन ए हो जाएगा। नहरकटिया तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम? नहरकटिया है असम राज्य में, नहरकटिया असम राज्य में, ठीक है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई देता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर लगभग 27 दिनों में परिक्रमा करता है और अपनी धुरी पर एक बार परिक्रमा करने में भी उतना ही समय लेता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कार्य दोनों सही है और आर्य की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए सही है। शुष्क भूमि कृषि के बारे में कौन सा कथन सही है? यह मुख्य रूप से उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। इस खेती के अंतर्गत मुख्य रूप से रागी, बाजरा, जूट और ग्वार जैसी फसलों की उत्पादन जो है या कृषि जो है किया जाता है। कौन सा विकल्प सही है? पहला सही है, दूसरा गलत है। इन क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो रागी, बाजरा, मूंग, चना, ग्वार यह चारा फसल जैसे कठोर और सूखा प्रतिरोधी फसल का उत्पादन होता है। इसी के साथ मृदा की नमी संरक्षण और वर्षा जल संचयन के विभिन्न उपाय भी इन क्षेत्रों में किए जाते हैं, ठीक। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है इसका सबसे बड़ा नेटवर्क किस राज्य में है? राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे बड़ा नेटवर्क है महाराष्ट्र में और इस मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पे है और उत्तर प्रदेश जो है दूसरे नंबर पे है, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है। पेंटोगटार्न सिनामात्रा को निम्नलिखित में से किस देश का सबसे युवा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड या फिर फ्रेंच गुयाना? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, थाईलैंड का। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना या किस राज्य सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? इसकी शुरुआत की गई है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसे भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? भारत का नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया टीवी सोमनाथ को। टीवी सोमनाथन, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। भारत के विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने मुनाल उपग्रह प्रक्षेपण हेतु अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विकसित किया गया है? भूटान, नेपाल, श्रीलंका या फिर म्यांमार? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसका जो निर्माण है नेपाल द्वारा किया गया है। किस देश ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया था? कंबोडिया, तिमोर लेस्ते, इंडोनेशिया या फिर लाओस? तिमोर लेस्ते द्वारा, ऑप्शन बी। गौरव एक लंबी दूरी की ग्लाइड बम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह हवा से लॉन्च किया जाने वाला 1000 किलोग्राम का क्लास ग्लाइड बम है जो लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है और इसे रिसर्च सेंटर इमारत RCI हैदराबाद द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष कौन करता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? इसकी अध्यक्षता की जाती है प्रधानमंत्री द्वारा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से 40 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त कर मॉडल सोलर शहर का प्रतिष्ठित पदनाम प्राप्त कर लिया है? किसके द्वारा यह उपलब्धि हासिल की गई है? किस शहर द्वारा? अंबेडकर नगर, अयोध्या, अमेठी या फिर अमरोहा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अयोध्या द्वारा, ऑप्शन बी। ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार किस संगठन के साथ 4,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करने के लिए सहयोग कर रही है? संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक या फिर एशियाई विकास बैंक? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विश्व बैंक के साथ समझौता किया गया है 4,000 करोड़ रुपए का, ठीक है। और किस लिए किया गया है? ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, ठीक है, ऑप्शन सी। किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया है? 14 अगस्त, 15, 16 या फिर 17? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन में 5 गुना वृद्धि की योजना बनाई गई है, कब तक? कब तक जो है उत्तर प्रदेश पर्यटन में 5 गुना वृद्धि की योजना बनाई गई है? 2028 तक। यह टारगेट रखा गया है कि पर्यटन जो है इसको बढ़ा करके 5 गुना कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब वर्तमान समय में पर्यटकों का आगमन उत्तर प्रदेश में जो है इसको 2028 तक 5 गुना बढ़ाने के लक्ष्य रखा गया, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार विद्या समीक्षा केंद्र को लागू करने के लिए क्या पहल लागू किया है? इसके अंतर्गत जो है टोल फ्री नंबर प्रणाली को लागू किया गया है, ऑप्शन बी, टोल फ्री नंबर प्रणाली को। विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है कब से कब तक? जो है विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है 1 से लेकर 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ई साथ टेली कंसल्टेंसी किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसकी शुरुआत की गई है भारतीय सेना द्वारा, ऑप्शन डी। अयोध्या के भगवान राम पर आधारित दुनिया का पहला डाक टिकट भारत और निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से संयुक्त रूप से जारी किया गया था? यह जो जारी किया गया है भारत और लाओस दोनों द्वारा मिल करके जारी किया गया है, ठीक है। कर्नाटक सरकार ने निम्नलिखित में से किस जिले का नाम बदल करके बंगलुरु दक्षिण कर दिया है? चन्नापटना, रामनगर, कनकपुरा या फिर मगधी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रामनगर का नाम बदल करके बंगलुरु दक्षिण कर दिया गया है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? लेफ्टिनेंट जनरल राजश्री राम सेतु, लेफ्टिनेंट जनरल कविता सहाय SM, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर या फिर लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानिटकर? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। यह जो है महानिदेशक बन गई हैं सेना में सबसे पहले, ठीक है, चिकित्सा सेवा में महानिदेशक बनी है और ऐसा बनने वाली पहली महिला है, ऑप्शन सी। मूल्य निगरानी प्रणाली 4.0 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? इसकी शुरुआत की गई है उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1 अगस्त 2024 को इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, ऑप्शन ए। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाथी ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार द्वारा हाथी ऐप लॉन्च किया गया है? असम सरकार द्वारा हाथी ऐप लॉन्च किया गया, ठीक, हाथी ऐप लॉन्च किया गया है। आयुष मानकीकरण विभाग की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? आयुष मानकीकरण विभाग का स्थापना किसके द्वारा किया जाएगा? देखिए इसका स्थापना किया जाएगा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा, BIS, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा, ऑप्शन सी सही है। किस IIT ने DRDO के लिए ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर TENG आधारित जूते के सोल हेतु एनर्जी हार्वेस्टिंग इकाई विकसित की है? इसका विकास जो है किसके द्वारा किया गया है? इसका विकास किया है IIT इंदौर ने, ऑप्शन डी हो जाएगा, IIT इंदौर ने। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त को, विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पहला राज्य बन गया है जिसने SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ आपदा जोखिम प्रबंधन पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? और ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन है? ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है नागालैंड। नागालैंड ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण का आयोजन कहाँ पे हुआ था? नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार या फिर भारत? इसके पहले शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वह भारत में हुआ था, ठीक है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल
एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में हुआ था और कब हुआ था? 6 से लेकर के 8 अगस्त 2024। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि जो भी यूपीपीएससी या आर के लिए जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को समय से मिलते रहें। ठीक है, और बाकी अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।